बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 के अंदर आज हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन प्लांट्स के बारे में मज़ीद बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन प्लांट्स के बारे में मज़ीद बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा बहुत हमने स्टडी कर लिया था कि प्लांट की कोऑर्डिनेशन स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि उनके पास मसल्स और नर्वस सिस्टम नहीं होता। ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उसका रिस्पॉन्स किस तरह प्लांट्स जनरेट करते हैं, यानी रिस्पॉन्सेस टू, काफ़ी लंबी हेडिंग है, रिस्पॉन्सेस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, कि जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, स्ट्रेसेस कर लें प्लूरल, इन प्लांट्स। ठीक है जी, प्लांट्स के हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस से क्या मुराद है, यानी इन्वायरमेंट के अंदर जो तब्दीली आती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर आ जाता है, ज़्यादा लाइट आ जाती है, कम लाइट हो जाती है, सही। तो वैसे प्लांट्स को जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स नीड व्हाट, प्लांट्स को चीज़ें क्या क्या चाहिए होती हैं, मतलब सनलाइट चाहिए सबसे पहले, तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन वो खुद बना लेते हैं, लाइट कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, जो कि वो सॉइल से, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल से वो उठाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ H2O, वाटर चाहिए। ठीक है, तो अगर ये जो इन्हें कह लें कि रिसोर्सेज चाहिए होते हैं प्लांट्स को, अगर ये अनअवेलेबल हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो ये कंडीशन स्ट्रेस होगी। ठीक है, स्ट्रेसफुल होगी, यानी इनकी कमी या ज़्यादती, इन ज़रूरियात की कमी या फिर ज़्यादती प्लांट्स के लिए स्ट्रेस का बायस बनेगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या रिस्पॉन्स आते हैं प्लांट्स की तरफ से, तो इसके अंदर एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे, डेट इज़ क्लोरोसिस। ठीक है, और एक इट्यूलेशन। ठीक है, ये दोनों इधर लिखे हुए हैं। ये फॉर एग्जांपल सबसे पहले है इट्यूलेशन। ठीक है, या इट्यूलेटेड प्लांट भी कह सकते हैं, अब ये जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है, सही। और दिस वन इज क्लोरोसिस, क्लोरोसिस। ठीक, दोनों में स्ट्रेस क्या होती है, इट्यूलेटेड प्लांट का बनता है कि जब एब्सेंस ऑफ सनलाइट हो। ठीक है, यानी विदाउट लाइट प्लांट ग्रोथ विदाउट सनलाइट, यानी अगर सनलाइट मौजूद नहीं है तो प्लांट जो से होंगे वो इट्यूलेटेड हो जाएंगे, यानी उनकी जो स्टॉक होगी, टहनियाँ जो कह लेंगे, वो लंबी लंबी हो जाएंगी, और पत्ते वो छोटे छोटे होंगे, क्योंकि उन्हें रोशनी नहीं मिल रही, उनकी स्ट्रगल होगी कि उन्हें रोशनी मिले तब जाके उनके अंदर क्लोरोफिल बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, और इट्यूलेटेड प्लांट के अंदर ही क्लोरोसिस भी होता है। क्लोरोसिस क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो बनता नहीं है। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर, कि इसकी वजह क्या होती है, लाइट। इसके अंदर होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कि अगर एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगी तो प्लांट्स के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा। ठीक है जी, स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्लोरोफिल का आपको आइडिया होना चाहिए। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है प्लांट के अंदर जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, ठीक है जी, तो इफ़ देयर इज़ नो न्यूट्रिएंट्स, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देन प्लांट विल बी क्लोरोसिस के अंदर जाएगा, कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिल रही तो प्लांट जो है वो एट्यूलेटेड प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर, एट्यूलेशन हो जाएगी, यानी उसकी स्टॉक बढ़ जाएंगी और पत्ते वो छोटे छोटे हो जाएंगे। क्लोरोसिस क्या है, जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पड़ेंगे, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर। ओके, ये तो एग्जांपल्स हो गए कि प्लांट का जो बिहेवियर था स्ट्रेस के अंदर, कि जब उनके न्यूट्रिएंट्स या फिर लाइट का प्रॉब्लम होता है, सही। अब बाज़ वक़्त क्या होता है कि जिस तरह इंसानों में बीमारियां होती हैं, इस तरह प्लांट्स के अंदर भी बीमारियां होती हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, पैथोजेंस के अगेंस्ट के अंदर। ठीक है, आपके सामने फिगर आ गई है, वैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे हम कहेंगे डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस। ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन प्लांट्स। ठीक है, कि पैथोजेंस के अगेंस्ट जो डिफेंस है वो प्लांट्स का किस तरह का होता है। तो
इसमें जो प्लांट्स हैं वो गॉल्स बनाते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इट इज़ नोन एज गॉल्स, ठीक है। गॉल्स आर कह लेंगे इंड्यूस्ड सेल प्रोडक्शन होती है, ठीक है, कि सेल प्रोड्यूस होते हैं, इंड्यूस सेल प्रोडक्शन है टू डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है। यानी ह्यूमन कैंसर तो स्पेशल एंटीबॉडीज़ बनती हैं, फिर मैक्रोफेजेस होते हैं जो सेल्स को खा जाते हैं बीमारी के केस के अंदर, लेकिन इसमें इस तरह नहीं होता, बल्कि ये क्या करते हैं कि ऐसी ग्रोथ बना देते हैं उस ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द, ठीक है। यानी इस यहाँ पे अगर वायरस मौजूद है तो इसके इर्द गिर्द इस तरह की ग्रोथ बन जाती है कि इसकी सप्लाई तोड़ देते हैं वो, ठीक है। दे जस्ट लिमिट द सप्लाई ऑफ द पैथोजन, और पैथोजन फिर उसके अंदर मर जाता है, सही। सो यानी गॉल्स इंड्यूस सेल प्रोडक्शन होती है टू डिफेंड अगेंस्ट द पैथोजन, और ये बहुत से वायरल डिजीज़ के अंदर बनता है और बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर बनता है, ठीक है। जो बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं और इनके जो सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ गॉल्स और लेस डिफरेंशिएटेड, ठीक है। एक स्टेटमेंट इसके आपको सही मैं समझाता हूँ क्या होता है। लेस डिफरेंशिएटेड से क्या मुराद है कि ये जो सेल्स बनेंगे इसे ना आप मेजनकाइमा कह सकते हैं, ठीक है, ना ये आपके पैरेनकाइमा टिश्यूज़ होंगे, ठीक है। तो इनकी जो डिफ्रेंसिएशन होती है बहुत डिफरेंट होती है, ना मेजनकाइमा ना पैरेनकाइमा, ठीक है, ना ये यानी किसी कैटेगरीज के अंदर नहीं आते, सो दे आर लेस डिफरेंशिएटेड। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इनका और किसी प्रोडक्शन के अंदर नहीं हेल्प, यानी कोई, यानी ये जिस तरह होते हैं ना आपके जाइलम एंड फ्लोएम में कि वो वाटर और फूड कंडक्शन करते हैं, उस तरह के सेल्स नहीं हैं ये, ठीक है, ना ही ये क्लोरोफिल इनके अंदर होता है। सो दे आर लेस डिफरेंशिएटेड, इन्हें आप बता नहीं सकते कि किस कैटेगरी के सेल्स हैं, सही। ख़ासतौर पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो गॉल्स बनते हैं वो लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं, ओके। ये हो गया गॉल्स। गॉल्स के अलावा एक और चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कैलसिस कहते हैं। कैलसिस के जब कभी स्टेम काटी जाती है, मतलब ये इसकी एक टहनी थी यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये टहनी यहाँ से काटी गई है, ठीक है, तो ये जो साइड पे है ये कैलसिस प्रोडक्शन हो रही है, कैलसिस प्रोडक्शन है कि जब कभी आप स्टेम को काटते हैं तो उसके जो कैम्बियम टिश्यूज़ होते हैं, कैम्बियम टिश्यूज़ स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन व्हेन, कब मल्टीप्लिकेशन होगी? व्हेन प्लांट इज वाउंडेड, कि जब प्लांट को ज़ख्मी किया जाता है तो वहाँ पे उनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। और वो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा? कैलसिस फॉर्मेशन होगी, कैलसिस फॉर्मेशन होगी। जिस तरह अगर आपकी बॉडी पे ज़ख़म लगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर अगर आप देखें ना तो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो आके जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो ज़ख़म भर देते हैं, ब्लीडिंग रुक जाती है। इस तरह कैलसिस भी तकरीबन सेम रोल ही है कि ये जो कटेड एरिया होता है, ये जहाँ पे वाउंड होता है वहाँ पे आके वो गैदर होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से यानी ब्लॉक करते हैं, ठीक है। जो बकाया मैकेनिज्म, बॉडी का जो बकाया मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब ना हो, इस तरह वो आके अरेंज होते हैं, ठीक है। इन्हें हम कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। इसके अलावा जो फंगल और कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ है वो आपने क्लास 11 में भी पढ़ी होंगी, ठीक है, ख़ास पर जो फंजाई डिजीज़ काज करती है, ठीक है। सो ये हो गया डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, और कह लें कि जो इंजरी होती है, इंजरी के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स होता है वो अभी हमने प्लांट्स का पढ़ लिया। अब हम आते हैं एक और बड़ा कह लें कि सीरियस टॉपिक है जिसे हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं, बायोलॉजिकल रिदम या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हैं या सर्केडियन रिदम भी कह सकते हैं, ठीक है जी। बायोलॉजिकल रिदम या फिर क्लॉक, ठीक है। होता है क्या है कि हर एक के जीनोम के अंदर, ठीक है, मसलन ये मैंने अपनी थोड़ी डायग्राम पढ़ी कर देता हूँ, मसलन ह्यूमंस के बारे में बताया हुआ है कि हर जीनोम के अंदर एक कह लें कि हर जीनोम के अंदर एक कह लेंगे क्लॉक फिट होती है, इंटरनल क्लॉक उसे कहा जाता है, ठीक है, जिसके मुताबिक ऑर्गेनिज्म जो है वो
अपनी डेली लाइफ गुजारता है। ठीक है, वो बायोलॉजिकल रिदम में अगर हम इसे थोड़ा क्लासिफाई करें, दो किस्म है, एक डायर्नल है, ठीक है जी, और एक सर्केनुअल है। सर्केनुअल, डायर्नल कहते हैं डेली के लिए, यानी डेली से हमारा 24 आवर्स, ठीक है, और सर्केनुअल होता है हमारे पास फॉर 360 डेज, या फिर 1 ईयर भी कह सकते हैं कि ईयर वाइज जो सा होता है। तो ये ह्यूमन डायर्नल रिदम है, जिसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि जी जब आप सुबह होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है। मेलाटोनिन जो सा है ये नींद को बढ़ाती है, तो यहाँ पे नींद कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। और फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो कि हार्मोनल लेवल है मेल के अंदर, वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। फिर अलर्ट होता है 10 बजे तक, ठीक है, अलर्टनेस सबसे ज़्यादा होती है 10 बजे, सही है। और नून 12 के बाद बेस्ट कोऑर्डिनेशन तकरीबन 2 बजे के करीब होती है। फिर फास्टर रिएक्शन 3 बजे। ग्रेटेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एंड मसल स्ट्रेंथ जो सी है वो तकरीबन आपकी हो जाएगी 5 बजे। इस टाइम आप यानी कह लें कि कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी काफ़ी इंक्रीज, यानी दिल की धड़कन वगैरह सब कंट्रोल में होती है और आपकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। फिर ब्लड प्रेशर जो सा है वो शाम तकरीबन 6 बजे से बढ़ना शुरू होता है, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होता है। फिर 7 बजे आपका सबसे ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर होगा, और 9 बजे आपका मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। मेलाटोनिन से क्या होती है, आपकी नींद आना स्टार्ट हो जाती है। फिर 2 बजे के करीब सबसे गहरी नींद होती है, और सबसे कम टेम्परेचर जो सा है वो 4 साढ़े 4 बजे होता है आपका, ठीक है, सुबह के 4:30 बजे। तो ये एक कह लें कि इंटरनल क्लॉक है। तो क्या यही हर एक की लाइफ में होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। यानी everyone do not fit in this clock, यानी everyone do not fit, ठीक है। वाई कि हर एक के लिए ये रिदम फिट क्यों नहीं होती, हालांकि ये हमारे जिनोम में है। वजह ये होती है कि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, इन्वायरमेंट चेंजेस अ लॉट, ठीक है जी। किस चीज़ को चेंज करेगा? डेली रिदम को, ठीक है, कि इन्वायरमेंट जो है वो डेली रिदम को बहुत ज़्यादा चेंज करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्ड के शहरों के अंदर जो लोग होते हैं वो रात देर से सोते हैं, ठीक है, और सुबह देर से उठते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा होता है कि मतलब रात के 12-1 बजे तक जो है वो लाइट ऑन रहती है घर के अंदर, तो उसकी वजह से उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं या डेली रिदम है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। सो डेली रिदम फिर कहेंगे किसे, यानी रिदम इसे हम कहेंगे फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, क्लॉक किस वजह से होती है, इसकी आपके पास 2 रीज़न है। एक तो है आपके पास इंटरनल है कि जेनेटिक्स हैं, फॉर एग्जांपल एंडोजीनियस स्टिमुलाइज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज एंडोजीनियस स्टिमुलाई कहेंगे। एंडोजीनियस स्टिमुलाई सबसे बड़ी आपकी जेनेटिक्स है कि जेनेटिक्स के अंदर एक कोड लिखा हुआ है कि बंदे ने यानी इस रात के इस टाइम में जो है वो मेलाटोनिन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये एंडोजीनियस स्टिमुलाई है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मेलाटोनिन सिक्रीशन इन नाइट, ठीक है, ये हर एक के जीनोम के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ एक्सोजीनियस है, स्टिमुलाई मतलब जो आपके इन्वायरमेंट आपको देगा। इन्वायरमेंट क्या देता है? फॉर एग्जांपल सनलाइट जो सा है, सॉरी, एग्जांपल के तौर पर सनलाइट ये आपके मेलानिन प्रोडक्शन करती है, मेलानिन प्रोडक्शन जो ब्लैक कलर भी स्किन को देती है, ठीक है। तो मेलानिन प्रोडक्शन कब होगी? जब सनलाइट होगी, ठीक है। अब ये एक्सोजिनस स्टिमुलाई है, तो जो दिन के टाइम कह लें कि सनलाइट होगी तो विटामिन डी भी बनेगा, मेलानिन भी बनेगा, रात को नहीं होगी तो नहीं बनेगा, तो ये भी एक किस्म की बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाती है, ठीक। लेकिन जो इन दोनों से इम्पॉर्टेंट है वो थर्ड है कि जो मिक्स है, मिक्सचर ऑफ 1 and 2, ठीक है। मोस्टली ये होता है, मोस्ट प्रोबेबल यही चीज़ होती है। मतलब एंडोजीनस स्टिमुलाई ये है कि रात के तकरीबन 9 बजे जो है 9 PM के ऊपर मेलाटोनिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। लेकिन शहरों में क्या होता है कि मेलाटोनिन प्रोडक्शन लेट हो जाती है,
10 तक 11 तक चली जाती है। वजह क्या होती है कि लाइट्स ऑन रहती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट की वजह से, कि इन्वायरमेंट प्लस इन्वायरमेंट के साथ जो चीज़ मैटर करेगी आपका जेनेटिक्स, ठीक है, इन्वायरमेंट प्लस जेनेटिक्स के साथ जो रिज़ल्ट बनेगा वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जो कि आजकल अप्लाई होता है। सही। अच्छा, यहाँ पे एक इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी दिया है, ठीक है, जो कि एरविन बनिंग, ठीक है जी, एरविन बनिंग एक साइंटिस्ट था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरविन बनिंग। उसने क्या किया कि ड्रोजोफिला, एरविन बनिंग ने ड्रोजोफिला मेलानोगास्टर जो सा है, जिसके ऊपर टी.एच. मॉर्गन ने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, मेलानोगास्टर की जो सी 15 जनरेशन है, 15 जनरेशन को उसने ओवन में डाला, ठीक है नहीं, एक किस्म का ओवन कह लें, ऑपरेटर्स कह लें, ओवन में डाला, जिसके अंदर उसने नहीं, उसे 15 जनरेशन को उसने कंसेक्टिव जो सा ओवन के अंदर अवेक एट डे, ठीक है, दिन के टाइम उसे जगा के रखा, ठीक है जी, सॉरी अवेक एट नाइट, यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, सॉरी, अवेक एट नाइट, सही। तो नाइट के दौरान उसे उसने जगा के रखा, ठीक है, और स्लीप एट डे, यानी वो देखना चाहते हैं कि अगर हम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को 15 जनरेशन तक कंटिन्यू रखें तो क्या जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, क्या वो दिन को सोएगी, रात को जागेगी। तो रिज़ल्ट क्या निकला उसका, वो यही था कि जो 16th जनरेशन थी, जब उसने उसे फ्री किया, उसने स्लीप एट नाइट की, ठीक है जी, वो रात को सोए, और अवेक एट डे, के दिन को वो जागे। तो फिर उसने प्रूव किया कि जी जो बेसिकली स्लीपिंग और अवेकनेस है, जो कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक का हिस्सा है, ये जीनोम का या जेनेटिक्स का हिस्सा है, ठीक है, यानी इसे आप इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के ज़रिए चेंज नहीं कर सकते। एनी हाउ मैटर करता है कि मतलब आपने इन्वायरमेंटल स्ट्रेस दिया तो वो उसकी स्लीपनेस और अवेकनेस उसे डिस्टर्ब होगी, लेकिन ओवरऑल जो सारा मैटर है वो जेनेटिक्स के पास है। सही। सो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो कि एरविन बर्निंग ने ड्रोजोफिला के ऊपर किया था। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट प्लांट्स का जो स्टार्ट में हमने लिया, एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स थे जो, उसमें क्लोरोसिस और इटियोलॉजिकल प्लांट्स के बारे में बात की हमने, और फिर गाल्स और कैलसिस के बारे में बात की, जो कि डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन है, और इन द केस ऑफ बाउंड जो कैलसिस बनते हैं, और फिर बायोलॉजिकल रिदम के ऊपर आए हम। उसमें हमने डायर्नल को डिस्कस किया और सर्कैनुअल को डिस्कस किया। डायर्नल से मुराद 24 आवर्स के ऊपर जो सी होती है, और सर्कैनुअल होती है 360 डेज, यानी 1 ईयर के लिए। सही। और फिर लास्ट में हमने बायोलॉजिकल क्लॉक को डिफाइन करने की कोशिश की, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एंडोजीनियस स्टिमुलाई पे भी डिपेंड करता है, एक्सोजीनियस के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंडोजीनियस के अंदर जेनेटिक्स आ जाएगी, और एक्सोजीनियस के अंदर एनवायरमेंटल कह लें कि स्टिमुलाइज आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दिया, मेलाटोनिन सिक्रीशन जो है वो रात 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, और सनलाइट के ज़रिए मेलानिन प्रोडक्शन होती है स्किन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी भी प्रोड्यूस होता है सनलाइट के अंदर, तो ये भी जो दिन के टाइम विटामिन डी बनेगा, रात को नहीं बनेगा, ये भी एक किस्म की क्लॉक बन जाएगी। और फिर हमने कहा जी कि एक्चुअली मिक्सचर ऑफ 1 और 2 ज़्यादा प्रोबेबल है, क्यों, क्योंकि मेलानिन प्रोडक्शन और जो सॉरी इसकी, चलें हम इसे टर्न ऑफ करते हैं, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है। सही। सो आखिर में हमने एरविन बर्निंग का भी एक्सपेरिमेंट स्टडी किया।